नमस्कार दोस्तों, मैं जीत आप सबका अनअकैडमी वेलकम करता हूँ। कैसे हैं आप लोग और कैसी चले आप लोग तैयारी? वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सबकी पढ़ाई बहुत ही बढ़िया चल रही होगी और आपका एग्जाम अब करीब है, उसको लेकर के हम यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं बहुत ही मजेदार ढंग से। ठीक है, एक ऐसा अनूठा इतिहास जिससे अभी तक आप करीब नहीं पहुंचे थे, एक ऐसे इतिहास को हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस हिस्ट्री की क्लास में मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। कल हमने जाना कि मानव जो ह्यूमन है ये किस तरीके से डेवलप किया अपने आप को और कहाँ तक पहुंचा, खेती करने के स्थल तक पहुंच चुका है। उसी क्रम में मैं आपको ह्यूमन डेवलपमेंट की साथ ही आपको यहाँ पे बताऊं, मैंने आपको यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ाया और हिस्ट्री के 3 कालखंडों को मैंने बताया। कौन कौन से? तो प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री एक ऐसा इतिहास है जिसके बारे में अनुमान से इतिहास को प्रमाणित किया जा सकता है। दूसरा यहाँ पे प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री ऐसा इतिहास है जिसको हम लोग आगे अभी पढ़ने वाले हैं, जिस पे जो भी चीजें पाई गई हैं, ठीक है, अनुमान से है, उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। लिखित तो मिला है, रिटन पे तो है, लेकिन नॉट रीडेबल है। ठीक है साहब। तीसरा इतिहास होता है जिसको हम लोग हिस्टोरिक बोलते हैं। हिस्टोरिक इतिहास वो होता है जिसके बारे में जानकारी हमें बुक्स वगैरह में या किसी भी बुक्स से या लिखित भी मिलता है और प्रमाणित भी मिलता है। जैसे मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे तो ये सारे के सारे मिलेंगे। सर स्वेटर क्यों पहना, इतनी क्यों गर्मी है? एक्चुअली में सर्दी हो गई है मुझे, तो मैंने स्वेटर नहीं पहना, शर्ट के ऊपर टी शर्ट पहन ली है। सर आज पाकिस्तान के बच्चे हैं आपकी क्लास में? अरे वाह मेरे पाकिस्तानी भाइयों, ये जब हम थे ना यहाँ पर पुराने कार्यकाल में, प्री हिस्ट्री जब हम पढ़ रहे थे, तो उसी समय ये क्या था ना, था भारत ना पाकिस्तान। बहुत सही समय पे आप मेरी क्लास में आए हैं। ठीक है, आप बिल्कुल भी जो भी हैं, केन्या से भी हैं कुछ, ठीक है, तो कोई बात नहीं, जो केन्या से हैं, जो पाकिस्तान से, बहुत सही समय पे आए हैं। यहाँ अभी भारत बटेगा ही नहीं इस हिस्ट्री में। आप उस इतिहास को जान रहे हैं जो वाकई में मेहरगढ़ का है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। प्री हिस्ट्री के काल को हम पढ़ रहे थे। आदमी क्या था? भारत में पहले मानव का साक्ष्य कहां पे मिला, यदि मैं आपसे प्रश्न करूं, तो रामापिथकस मानव था। रामापिथकस मैंने आपको बताया था ना, रामापिथकस। सर मैं श्यामजीत सर के शिष्य हूं और सभी के इतिहास के खुशनुमा पलों पे स्वागत करता हूं। ठीक है, तो रामापिथकस, रामापिथकस, और ये रामापिथकस नाम का जो आदमी है, ये कहां पे था? तो शिवालिक में घूम रहा था, शिवालिक पर्वतमाला में बैठा हुआ था, शिकार करता था, खाता पीता था, अपना मस्त रहता था, चंगी जिंदगी इसकी चल रही थी। ठीक है, तभी इसको एक दिन ऐसा लगा, जब इसने शिकार करके खाया तो इसको एक हड्डी मिल गई। ठीक है, हड्डी मिली, और ये जो है यहाँ पर इसी रामापिथकस मानव ने, ठीक है, उस काल की बात है ये, जब यहाँ पर क्या चल रहा था, मेसोलिथिक इरा चल रही थी। जैसे प्री हिस्ट्री को 3 पार्टों में हमने डिवाइड किया था। ठीक है, प्री हिस्ट्री को कौन कौन सी थे? एक पैलियोलिथिक, कल मैंने पढ़ा दिया है बेटा, ये सिर्फ आपको रिवीजन करा रहा हूं। पैलियोलिथिक, फिर आपको मैंने बताया था मेसोलिथिक, और फिर नियोलिथिक, नियोलिथिक इरा। ठीक है, नियोलिथिक, सॉरी नियोलिथिक, ये सारा पढ़ा दिया हूं आपको। नियोलिथिक, फिर पैलियोलिथिक को मैंने 3 पार्टों में डिवाइड किया था, बता दिया है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां पर। पैलियोलिथिक को भी मैंने 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया था। क्लियर? बताया था ना मैंने आपको, ये तो आपको याद है ना? हाँ बिल्कुल, लोअर मिडिल और अपर पैलियोलिथिक, नो प्रॉब्लम यहां तक। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो भारत में इंडिया की बात करें यहाँ पर, तो इसको रामापिथकस को हटा देते हैं, तो पढ़ा चुका हूं, रामापिथकस पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो हमने जब यहाँ पे जाना कि यहाँ पर आदमी क्या था, मोटे मोटे भाले लेकर के घूमता था, बड़े बड़े मार देता था, पटक के शिकार हो जाता था। यहाँ पे क्या किया इसने, अपने हथियारों को थोड़ा नुकीला किया, इसी से अंदाजा निकला। और ये जो नियोलिथिक में है, इसमें बढ़िया नुकीले हथियार इसने कर लिए। उसी बीच में क्या हुआ, इस आदमी में इमोशंस आ गई, फीलिंग आ गई, किसी को देखकर, तो अपने एक पड़ोसिन को देखकर फीलिंग आ गई इसको। ठीक है, जो महिला थी उसको देख करके इसमें फीलिंग आई। ठीक है, फीलिंग इसकी शुरुआत कहां से हुई? ये गुफाओं में रहता था, केव में रहता था। और केव में रहने पर इसकी फीलिंग की बात हमें कैसे पता चलती है? अनुमान पे फीलिंग की बात इसकी कैसे पता चलती है? तो ये पता है, एक हमारी केव पेंटिंग है जिसका नाम है भीमबेटका। असली चित्रकार तो वही बनता है जिसके अंदर पता है भावनात्मक सजगता आ जाती है। ठीक है, तो भीमबेटका, फीलिंग का मतलब यहाँ प्यार का मतलब प्रकृति प्रेम भी प्रेम में आता है। ठीक है, स्त्री का ही प्रेम नहीं, अपने आसपास के पड़ोस के एटमॉस्फेयर को देख करके भी प्रेम आ जाता है लोगों के अंदर। तो फीलिंग का आने का मतलब इस आदमी में कैसे आया, भीमबेटका में पता चलता है। ये भीमबेटका जो है, एक नजर भीमबेटका पे डालते हैं। भीमबेटका जो है आपका कहाँ पड़ती है? एमपी में पड़ती है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। सीधे क्वेश्चन आता है रायसेन डिस्ट्रिक्ट पे। यहाँ पे ये मिला इस केव में,
ये किसके लिए जानी जाती है भीमबेटका? तो आप लोग ये भी क्वेश्चन आता है केव पेंटिंग के लिए जानी जाती है, सारे पॉइंट लिखते रहना केव पेंटिंग के लिए। आखिरकार इसमें क्या मिला? तो उस समय का आदमी जो कि रॉक पेंटिंग जो है, केव पेंटिंग या रॉक पेंटिंग, उस समय का आदमी रॉक में क्या कर रहा है? पेंटिंग कर रहा है। मतलब बिना, जैसे बाहर घूम के आया, देखा तो एक हिरन घूम रही है तो हिरन का चित्र बना दिया, एक पेड़ बना दिया कि ऐसे पेड़ है, इसने ऐसी टाइप की ऐसी पेंटिंग की, अजीब सी पेंटिंग, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे इसने जैसे महिला को बनाना है तो ऐसे ऐसे करके बना दिया कि ये महिला भी है। तो मतलब कि इसने पेंटिंग का साक्ष्य यहाँ से मिलता है भीमबेटका से। मतलब कि इस टाइम के मानव के बाद जो पैलियोलिथिक इरा का सबसे पुराना जो साक्ष्य मिलता है, कहां से? भीमबेटका से मिलता है। आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र, रॉक पेंटिंग, जो भारतीय उपमहाद्वीप में सिर्फ यहीं पे मिलते हैं। मानव की चित्रकारी यहीं पर देखने को मिलती है, भीमबेटका में, ठीक है। इसी को हम कई जगह रॉक पेंटिंग बोलते हैं, शैल चित्र बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे? केव पेंटिंग या ठीक है, रॉक पेंटिंग, ठीक है। सर जो बकवास करते हैं उन्हें आप ब्लॉक क्यों नहीं करते हैं ऐप से? किससे बेटा? ग्रुप से, ठीक है। एक्चुअली में पता है आप लोग बुरा मान जाएंगे, वरना मैं आपको बता दूं, मैं ब्लॉक क्या उनको हटा दूंगा, रिमूव करूंगा, ब्लॉक नहीं करूंगा। आप कंटेंट साझा करिए, हिस्ट्री का कंटेंट शेयर करिए, कोई भी आप पीडीएफ शेयर करिए चलेगा, लेकिन आप कलाकारी वहां पर मत करिए। और जो भी, यदि किसी को परेशान ना करें। सर आज मेरा बर्थडे, रागनी जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप अपने अगले जन्मदिन तक आपकी जो भी इच्छाएं सब भगवान पूरी कर दे, ठीक है। हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है। तो ये भीमबेटका जो है, भीमबेटका बेटा यहां पर नोट कर लेना इसके बारे में। भीमबेटका ये पता है रॉक पेंटिंग के लिए जाना जाता है, कहां पर? मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट में, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? इसको डिस्कवर किसने किया था? यदि ये पेंटिंग थी तो इसको डिस्कवर किसने किया था? तो कोई ऐसा खोजी आदमी होगा जो यहां तक गया था, तो उसका नाम है वीएस, बिल्कुल सही, वीएस, ठीक है। उनका नाम है, याद रखना यहां पर, वागंकर, ठीक है, ठीक है। वाकणकर उनको बोलते हैं, वाकंकर, उनका नाम है वीएस वागंकर। इसकी डिस्कवरी की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिस्कवर किसने किया है? वीएस वागंकर साहब ने किया है, ठीक है, काफी बाद में भीमबेटका में। और भीमबेटका जो है, ये जो केव पेंटिंग है भीमबेटका, इसको पता है यूनेस्को की, यूनेस्को की, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत रखा गया है एमपी में, ठीक है। कब शामिल किया गया था? 2003 में। वाह मेरे शेर, 2003 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। और आपको बताने, ये जो केव पेंटिंग है, ये सबसे प्राचीनतम मानव जो कि पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक इरा और नियोलिथिक तीनों कालखंड में यहाँ पर पेंटिंग मिलती है। ये कोई प्रमाण अभी तक नहीं निकल पाया है। सर जो भी डाउट है बता दो। कड़ी चावल, अरे नाम ऐसा क्यों रखते हो? मैं यार इतना ध्यान दे रहा था, मैंने कहा मैं गलत तो नहीं पढ़ रहा, ऐसे नाम क्यों रखते हो यार? मैं पता है, मैं सोचा कि मैं बोलूं कि ना बोलूं, फिर मैंने ध्यान से देखा, लग रहा है मैंने गलत तो नहीं पढ़ रहा। तो कुछ लोग बुरा मान जाते हैं, और वाकई में कड़ी चावल था, फिर मेरी जवान से निकल गया। कुछ भी आप लोग करते हैं, आप भी पता है उसी टाइप के मानव हैं। अरे सभ्य समाज में अब आ चुके हैं आप लोग, कहां पर वही जीवन जी रहे हैं पैलियोलिथिक इरा वाला। अरे नाम आपकी पहचान है, नाम आपके पूर्वजों ने, जो आपके माता पिता हैं, अच्छा मौज मस्ती के लिए रखा है, उन लोगों ने कितना खूबसूरत नाम रखा है। देखो ज्योति, संगीता, ठीक है, अजीत बाबू हमारे, ठीक है, इसने भी कुछ अजीब सा नाम रखा है। इतने अजीब से नाम रखते हैं, मैं तो ट्रांसलेट पढ़ने में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। एक का नाम भोदू भी दिख रहा है ना, भोदू ओरिजिनली नाम है उसका लग रहा है। अच्छा भोदू बुटरी, ठीक है, चलो चलो। हाँ अच्छा है, मेरा डाउट सुनो। अच्छा बताओ कड़ी चावल, डाउट फेंको, फेंको डाउट फेंक दो। तो यहां पर ये सारा नोट कर लिया आपने कि जो आदमी जो था वो खाली समय में, जैसे बारिश हुआ करती थी तो वो अंदर गुफाओं में बैठ करके सोचता रहता था, और क्या करता था? केव पेंटिंग करता था। और इस बात का प्रमाण हमें सबसे प्राचीनतम केव पेंटिंग का कहाँ मिलता है? तो कहाँ पे मिलता है? एमपी मिलता है, ठीक है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। एमपी के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में कौन सी? भीमबेटका केव रॉक पेंटिंग के लिए जानी जाती है। इसको डिस्कवर किया था वीएस वांगरकर साहब ने, ठीक है। नोट कर लिया आपने, आगे चले। भीमबेटका क्लियर हुआ। ये तीनों कालों में यहाँ पर आदमी क्या बैठ कर रहा है? पेंटिंग कर रहा है। ये प्रमाण मिलता है पैलियोलिथिक इरा, मेसोलिथिक इरा और नियोलिथिक इरा में, ठीक है। अब हम बात करते हैं नियोलिथिक इरा की, जहां से क्वेश्चन आते हैं।
किस रंग से रंग दूं तेरी तस्वीर, किस रंग से। अरे कन्हैया लाल, आप तो भगवान कृष्ण के इतने भक्त हो गए हैं कि शायरी पे आ गए हैं। वो डाउट नहीं पूछ रही है, वो पता है इतने यहाँ पे शायर भरे हुए हैं कि भाई साहब ये पता यहीं पर पता है, कभी सम्मेलन कर देंगे। मैं डाउट पढ़ने के चक्कर में 1 मिनट से रुका हुआ हूँ। वो कभी महफिल लगा देंगे, बस थोड़ा सा जरूर थोड़ा टाइम दे दो, तबला हारमोनिया भी लेकर आ जाएंगे 2-4 कि हम भी बजाएंगे सर। आज लॉकडाउन का असर है, मैं इसलिए इनको कुछ नहीं कहता। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। हाँ हाँ, भूचाल मचा देंगे ये लोग, भरे बैठे हैं भाई साहब। घर पे रहते हुए कितनी मजबूरी है मैं समझ सकता हूँ। इस उम्र में नियोलिथिक इरा की तरफ आते हैं। ये पता है स्टोन एज की वो इरा है, ठीक है, जिसको हम लोग नव पाषाण काल बोलते हैं, न्यूलिथिक इरा। अरे बेटा ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है क्या, पूछ रही है बार बार। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व धरोहर सूची में। बेटा आप लोग वहां पे भेज दिया करो यार, जिसके क्वेश्चंस हुआ करे ना तो क्वेश्चन टैब में भेज दिया करें। हाँ बेटा, पैलियोलिथिक इरा बहुत पुरानी टाइम पीरियड था, 25 लाख वर्ष पूर्व। वो ऐसे वो कभी पूछे नहीं जाएंगे आपके एग्जाम में, इसलिए बोल नहीं रहा। वो वर्ड आपको सुनने हैं क्या कि इनका टाइम पीरियड कब से कब तक है, वो कभी पूछे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हो गए भीमबेटका के। अब यहाँ पे आ जाओ नियोलिथिक इरा। हमने जाना यहाँ पर 3 इरा थे पत्थरों के काल में। एक पैलियोलिथिक, ठीक है, मतलब पैलियोलिथिक का मतलब होता है बेटा हिंदी में पूरा पाषाण काल। अब शांति से सुनना, अब आगे बढ़ना है हमें। पूरा पाषाण काल, ठीक है, ठीक है, इसको पूरा पाषाण काल बोलते हैं। इसके 3 पार्ट हमने जाने, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जाना लोअर पैलियोलिथिक इरा, ठीक है, और आपका मिडिल पैलियोलिथिक इरा, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक इरा। इसमें किस तरीके से जाना हमने, हथियारों को किस तरीके छोटा कर रहा है। वहीं पर फिर हमने जाना मेसोलिथिक इरा के बारे में। मेसोलिथिक इरा, जिसको हम लोग मध्य पाषाण काल बोलते हैं, मेसोलिथिक इरा, ठीक है, मेसोलिथिक, मध्य पाषाण काल। अब हम लोग यहाँ पर मध्य पाषाण काल पढ़ चुके हैं, जहां पर मैंने आपको बताया था मध्य पाषाण काल के बारे में। आपको बताया था ना मैंने, या नहीं बताया अभी? सब चुपचाप आप स्टडी करो। देखो स्वाति नाराज हो रही है, नहीं बताया तो रुक जाओ, यहाँ पे बता रहा हूँ। ये तो हो गया ना, सारे के सारे हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ, मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ, साफ लिख देता हूँ, परेशान मत हो। मध्य पाषाण काल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। और डॉक्टर स्वाति है बेटा, सिरिंज लगाएगी सीधे, कोई भैंस वाला इंजेक्शन सीधे घपा देगी आपके, ठीक है। रिकॉर्डिंग बैच पढ़ा हूं। अरे रुक जाओ भाई, सबका थैंक यू सो मच फॉरेस्ट गार्ड के लिए। क्या हुआ बेटा, फॉरेस्ट गार्ड के लिए? सर मेरा फॉरेस्ट, अरे वाह, माधव महादेव का भक्त बोल रहा है सर, मैं आपका रिकॉर्डेड बैच से पढ़ता हूँ। मुझे पता है यार, तुमने भक्त मुझे सारी अपनी हाइट दी है, और 3 मंथ आपसे पढ़ा, मेरा बिहार फॉरेस्ट गार्ड में सिलेक्शन हो गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, जल्दी 1 से 2 हो, ठीक है, क्लियर। चलो यहाँ पर शुभ सूचना जरूर देना मुझे 1 से 2 होने की, ठीक है। मेसोलिथिक इरा की बात करते हैं, शांति से पढ़ाई करो। मेसोलिथिक, लिथिक का मतलब बेटा क्या होता है, पाषाण, पत्थर, इसका मतलब होता है पत्थर। मेसोलिथिक इरा का मतलब हो गया मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ठीक है। इस मध्य पाषाण काल में यदि हम बात करें मानव के द्वारा क्या किया गया, ठीक है, मध्य पाषाण काल में जो मानव था, जो घूमता था, ठीक है, जंगलों में रहता था, उसके बारे में कुछ बात जानो, ठीक है। आपको बता दें इस क्रांति, इस समय क्या हुआ, मानव ने क्या किया, थोड़ा सा अपने जो हथियार थे उनमें स्लोप देने लगा, ऐसे स्लोप देने लगा। ये पत्थर के हथियार हैं, क्या कर रहा है, ढाल दे रहा है, ढाल ढाल बना रहा है, ठीक है। औजार कैसे बना रहा है, नुकीले बना रहा है। और साथ ही साथ इसने क्या बनाया, एक ऐसा हथियार बनाया जिसमें तीर, ठीक है, और इसने ऐसा हथियार बनाया तीर को फेंकने के लिए, बो और एरो वाले हथियार भी इसने डेवलप कर लिए। ये वाला ज्यादा, जैसे मान लो कोई शिकार है, पहले करीब से ही मार पाता था, अब ये पॉइंटेड बनाने लगा, टूल्स बनाने लगा। और ये पॉइंटेड टूल से क्या कर सकता था, बड़ी आसानी से क्या कर सकता था, दूसरे को गिरा सकता था, मार सकता था। शिकार से ही निर्भर था, कुछ और कर नहीं सकता था, ठीक है।
उसी समय के बारे में हमें जानकारी, इसके बारे में जानकारी, पॉइंटेड टूल्स जो बनाने की इसकी शुरुआत हुई उसके बारे में जानकारी हमें मिलती है कहां से? तो आपको याद रखना, बेलन नदी घाटी से, बेलन बेलन रिवर वैली से। ठीक है, ये रिवर वैली के किनारे ऐसे हमें हथियार मिलते हैं कि इतने पुराने हैं। ठीक है, आपको बताने, बेलन रिवर वैली जो है ये कहां पड़ती है? यूपी में, यूपी में। ठीक है, मिर्जापुर के पास में। ठीक है, बेसिन जो है मिर्जापुर है। और याद रखना, मिर्जापुर के अलावा आप लोग देखेंगे चंदौली, आपने चंदौली का नाम सुना होगा। चंदौली और मिर्जापुर के एरिया में, इस बेलन रिवर घाटी में हमने ये पाया कि यहां पर आदमी क्या था? नुकीले हथियार लेकर के चलता था। हाँ, कलीन भैया वाला वही चंदौली। हाँ, चंदौली का एरिया भी पड़ता है और इसी में ये भी पड़ता है। ठीक है, तो ये स्थल हमें कुछ इस बात का प्रमाण देते हैं कि ये क्या कर रहा था? ऐसे ऐसे इसके हथियार थे। लेकिन इसने नकीले हथियारों पे एक कमाल का काम किया। यहां पर ध्यान देना, एक कमाल का काम ये किया इसने कि इसने बोन से, हड्डियों से क्या किया? हथियार बनाना शुरू कर दिया। देखो कितना इंटेलिजेंट हो गया। इसको लगा कि भारी पत्थर है, ये भी सफेद रंग का है, लेकिन ये हड्डी उसने उठाई पहली बार और हड्डी से हथियार बनाया। और यहीं पे इस बात का हमें मध्य प्रसारण काल में जानकारी मिलती है। ठीक है, बोन से इसने क्या बनाया? जो भी हथियार हैं इसने बोन से बनानी शुरू कर दी है। ठीक है, हड्डी के इक्विपमेंट बनाने शुरू कर दिए, जो कि किसके लिए? शिकार के लिए इक्विपमेंट बनाने शुरू कर दिए। अब एक अगला पॉइंट यहां पर, इसी कालखंड में इसने ब्लेड नुमा, नुकीले और त्रिकोण, ठीक है, जैसे ऐसे त्रिकोणकार के, ठीक है, नुकीले, ठीक है, और ब्लेड नुमा, ठीक है, इसने हथियार बनाना शुरू कर दिया। धनुष, बाण, बर्छे, ठीक है, सारे कुछ इसने बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, इसके बारे में जानकारी हमें, इसके स्थल की जानकारी और कहां से मिलती है? इसी कालखंड में इसने, ठीक है, पशुपालन पे सबसे ज्यादा जोर दिया। एनिमल हस्बेंड्री पे फोकस हो गया इसी कालखंड में। ठीक है, एनिमल मतलब जानवरों को बांधने लगा कि भाई इनको बांध करके मैं इकट्ठा कर लूं, शिकार अपने आप होता रहेगा। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री पे इसने फोकस कर दिया अपने आप को। ये क्या करता था? अटैक करता था, कुछ खाने का लेकर आता था, अपना खाता था, नहीं मिलता था तो अपने जानवर बांधे रहता था, उनसे ही अपना काम चला लेता था कुछ ना कुछ। ठीक है, भेड़ बकरी वगैरह जो होती थी, या एनिमल हस्बेंड्री का काम इसने शुरू कर दिया। इस बात का प्रमाण हमें आदमगढ़ नामक जगह से मिलता है। आदमगढ़, ये आदमगढ़ स्थल पूछा जाता है कहां पड़ता है? एमपी में पड़ता है। और दूसरा यहाँ पे बागौर। अब बागौर कहां पे पड़ता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो राजस्थान में पड़ता है। ये दो स्थलों से हमें इस बारे के पशुपालन का प्रमाण मिलता है कि यहाँ पर क्या करता था? ये जो मध्यकालीन, ये जो मध्य पाषाण काल है, यहाँ का मानव क्या करता था? पशुपालक था। क्योंकि एक जगह बहुत सारे ढेर सारी संख्या में जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई हैं, तो निश्चित तौर पे इतनी संख्या में क्या करता था? ये पशु पालता था। ठीक है, जंगली जानवरों की हड्डियों के अवशेष हमें कहां से मिले हैं? तो आदमगढ़ और बागौर से मिले हैं। तो अनुमान लगाया गया कि निश्चित तौर पे यहां पर ये क्या करता था? जानवर बांध के रखता था। गुरुजी आप हिंदी में कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे बेटा, ये पशुपालन को हिंदी में यार पशुपालन बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, इतना तो तुम्हें पता ही होना चाहिए यार। ठीक है, ठीक है साहब। सर मैथ के लिए कोई टीचर सजेस्ट कर दीजिए। मैथ के लिए मैं क्या बताऊं यार, मेरी मैथ खुद ही वीक है। अच्छा, हिंदी पढ़ाने के लिए, अरे वो करता हूं, वो आपका 2-3 दिन में कर दूंगा। दो ही टीचर, जैसे बच्चे बोलते हैं, पवन राव सर और अभिनय सर। हाँ बेटा, मैं पॉलिटी और इको भी पढ़ाऊंगा, रुक जाओ। तुम लोग तो मुझसे मिलते ही नहीं हो, ये हर बैच में प्रॉब्लम है कि मुझसे जब नए लोग मिल रहे हैं तो ऐसे बेचैन होते हैं, पता नहीं ये मास्टर कहाँ था। हा? चलें अब पढ़ाई कर ले, हो गया। अरे शिव भक्त, पढ़ाई कर लेते हैं, चलो आ जाओ। हाँ हाँ, सब कुछ। भाई बड़ा खतरनाक सिचुएशन की हो, इतना क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? बताऊंगा मोहित बाबू। बेटा, जो अपर पैलियोलिथिक इरा है वो कई जगह मिला है। जैसे यहाँ पर सिर्फ प्रमाण मिले, हर जगह मिला है। उसमें क्या हुआ था कि यहाँ पर हस्त कुठार और नुकीले हथियार लेकर के चलता था। इसका खास स्थान मिला है बेलन घाटी, ठीक है, मिर्जापुर, वहां पर भी मिला है। ऐसा नहीं कि नहीं मिला है, कोरेगांव महाराष्ट्र में भी मिला है। ठीक है, वो प्रमाण कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर जानो, आदम और आपका बागौर, हर जगह मिला।
इसके हथियारों पे। लेकिन जो एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालक नामक, जो पशुपालक हुआ है, यदि आपसे कहा जाए आदमी सबसे पहला पशुपालक कब हुआ है, ठीक है, तो आपको याद रखना मेसोलिथिक इरा में हुआ है। इस बात का प्रमाण हमें कहां से होता है, तो आदमगढ़ से होता है। मुझे चैट ऑफ करना नहीं आता, वाकई में तुम लोग ऐसी सिचुएशन ला दिए हो, आज तो इतना उत्पात कर रहे हो कि पता नहीं, पूरे फ्रस्ट्रेशन में बैठे हुए थे कि इसकी क्लास में जाएंगे तो शांत हो जाओ। अब शांत हो जाओ बस, ठीक है। अब थोड़ा सा काम के पॉइंट लिखना कमेंट में। अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो हमें इस बात का प्रमाण मिलता है। साथ ही साथ मैसोलिथिक इरा में, सुनना यार, ये ऐसे कोई आपको नहीं पढ़ाएगा इसलिए पढ़ा दे रहा हूं। मैसोलिथिक इरा में हमें कुछ बातों का प्रमाण और भी मिलता है, जैसे कि आपको पता है एक मध्यकालीन स्थल है जिसका नाम है सराय नहर, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए सराय नहर कहाँ पड़ता है, ठीक है, सराय नाहर, ठीक है, ये भी पता है मध्यकालीन, सॉरी, मध्य पाषाण कालीन स्थल है सराय नाहर, जहां पर हड्डी और सींग के निर्मित कुछ उपकरण प्राप्त होते हैं, ठीक है। सराय नहर, सराय नहर पे अक्सर क्वेश्चन आता है, ये प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, प्रतापगढ़। यहाँ पे क्या प्राप्त होता है सराय नहर से, तो आपको बता दें याद रखना, यहाँ पर मध्य पाषाण काल में यहाँ पर हड्डी और सींग से निर्मित कुछ उपकरण प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ, ठीक है, कब्र भी प्राप्त होती है, कब्र, कब्र भी मिलती हैं, ठीक है। और कब्र ऐसी मिलती हैं जहां पे दो स्त्रियों को एक साथ दफनाया गया है, ज्वाइंट ग्रेव भी मिलती हैं, बिल्कुल सही। यदि आपसे पूछा जाए ज्वाइंट ग्रेव, ठीक है, यदि आपसे दो दो स्त्रियों को एक साथ दफनाया गया है, यहां पर मिलती हैं, क्लियर। बोन हार्ट्स एंड ज्वाइंट ग्रेवयार्ड्स भी यहां पर मिलते हैं, ग्रेव्स भी मिलती हैं, ठीक है, ग्रेव भी मिलती हैं, क्लियर साहब, ज्वाइंट ग्रेव भी मिलती हैं। दो औरतों को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिलता है, ठीक है साहब, कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है। यहीं पर एक और जगह है जिसका नाम है, आपको पता है, दमदमा। यदि आपसे पूछा जाए प्रतापगढ़ में दूसरा स्थल पड़ता है, उसका नाम है दमदमा। आप लोगों ने नाम सुने होंगे सिर्फ किताबों में कभी कभी, दमदमा। गाइज मैं पढ़ लो शांति से, चाहे आज पढ़ लो चाहे 4 साल बाद, ये मेरा डायलॉग तुमने दे दिया। देखो आज चाहे पढ़ लो चाहे 2 साल बाद पढ़ना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होगा, इसका कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि एग्जाम आप ही को देने जाना है, ठीक है। तो आप लोग शांति से, धीरज बाबू सिर्फ ध्यान ध्यान से लिखते जाओ। दमदमा, दमदमा एक ऐसा स्थल है जो कि आपका बता दें प्रतापगढ़ का है, प्रतापगढ़ का स्थल है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही जाना यहां पर। इसमें पता है 26 ऐसी ग्रेव्स मिली हैं, ठीक है, 26 ऐसी ग्रेव मिली हैं जहां पर संयुक्त रूप से ज्वाइंट लोगों को दफनाया गया है। दमदमा से भी, दमदमा में 26 ऐसी गुफाएं मिली हैं जहां पर, ठीक है, आपको दफाया ज्वाइंट ग्रेव दबाया गया है। कहीं पर 3 का ज्वाइंट, कहीं पर 2 का ज्वाइंट। बताओ, 3 लोगों को भी एक साथ दफनाया करते थे, लेकिन दफनाने की परपाटी इनकी चलने लगी थी, ठीक है साहब, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है। मध्य पाषाण काल के लोग कृषि से अनभिज्ञ थे, ये एग्रीकल्चर नहीं करते थे, आपको याद रखना है, ये खेती वेती नहीं करते थे, अपना शिकार किया, खाया और, ठीक है, अपना निकल गए, गुफाओं में बैठे और निकल गए। नो एग्रीकल्चर, कोई भी एग्रीकल्चर का प्रमाण नहीं मिलता है। लेकिन ये मछली, घड़ियाल और इन भैंस और बकरी और कुत्तों से परिचित थे, डॉग को जानते थे, सारे जो एनिमल हस्बेंड्री है उसको ये लोग बढ़ाते थे। तो इनके जो यहाँ पशुपालक में क्या थे, भैंस भी थी, बकरी भी थी, ठीक है। तो एनिमल हस्बेंड्री करते थे लेकिन एग्रीकल्चर नहीं करते थे। इस बात की प्रमाण की जानकारी मिल गई, कोई दिक्कत यहाँ पे, मतलब पशुपालक थे लेकिन खेती वगैरह नहीं करते थे, ठीक है साहब, कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है। इन सबके रहने का जो स्थान था, ठीक है, ये लोग इतने समझदार हो गए थे कि अब जो जैसे पेड़ होते हैं जिनके पत्ते बड़े होते हैं, उनसे अपने आप को ढकने लगे, थोड़ा संकुचाते थे दूसरे को देख करके, ठीक है, थोड़ा, तभी ये ढकने लगे होंगे, भाई नहीं ढकने की जरूरत क्या है, ठीक है। तो कुछ हिस्से को ये लोग ढकने भी लगे थे संकोच में, जैसे अब आ जाए कोई तो देख करके थोड़ा संकुचाया करते थे, तो अपना पत्ती अत्ती तोड़ करके लगाने लगे थे, शर्म आने लगी थी इनके अंदर। फीलिंग तो थोड़ा थोड़ा आई गई थी, क्योंकि फीलिंग व्यक्ति के आने का प्रमाण इस बात से पता चलता है, ये क्या करता था, अकेले में बैठकर पेंटिंग करता था, हाँ, जो भी देख करके इसमें थोड़ा सा संकोच आ गया था, ठीक है, ठीक है। तो ये संकोच आने लगा था इसमें अंदर, आंशिक रूप से थोड़ा थोड़ा सा इसको फील होने लगा था। वुमेन पेंटिंग नहीं बेटा,
ये पेंटिंग बनाता था, छुटकी मुटकी बना देता था, ऐसे बनाता था उल्टी सीधी पेंटिंग। मैंने बताया ना भीमबेटका इस बात का प्रमाण है कि पेंटिंग करता था। ये औरत ऐसे छुटकी सी बच्ची बना दिया ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ऐसे करके अपना पत्थर से रॉक पेंटिंग करता था। क्लियर? जो भी है वही मैं बता रहा हूं। अब एक इरा आती है इसके बाद, मेसोलिथिक इरा के बाद नियोलिथिक इरा। ठीक है, मानव जीवन के विकास के इतिहास में नवपाषाण काल का जो युग है सबसे क्रांतिकारी बदलाव लेकर आता है नियोलिथिक इरा। ये बिल्कुल एक ऐसी इरा है जहां पर नवपाषाण काल है, मानव जीवन के इतिहास का एक ऐसा इतिहास जो कि मानव के जीवन में क्रांति लेकर आता है। ठीक है, यदि हम बात करें इसकी, ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को आगे ले जाता है। इस कालखंड में मानव क्या करता है, एग्रीकल्चर को बढ़ावा करता है। एग्रीकल्चर, ठीक है, जब इसने एग्रीकल्चर को बढ़ाना शुरू किया, एग्रीकल्चर के लिए इस कालखंड में मानव ने क्या किया, एक स्थल है मेहरगढ़, दुनिया में सबसे पहली खेती यहीं पर हुई है मेहरगढ़ में। जो पाकिस्तानी वाले भाई साहब हैं, मेहरगढ़ में पाकिस्तान में पड़ता है, पहले ये भारत में था, अब पाकिस्तान में पड़ता है। इस बात का प्रमाण हमें कहां से मिलता है, मेहरगढ़ से मिलता है कि नियोलिथिक एरा में सबसे पहले मानव ने खेती की थी। ठीक है, और आपको रुक जाओ यहां पर, ठीक है, इसी को आपको बता दें रोटी का कटोरा कहा जाता है। और सबसे पहले खेती किसकी की थी, बार्ली फसल की। ठीक है, बार्ली फसल की, क्योंकि वो जो स्त्री इसको मिली थी वो बोली कि अरे बार्ली लगा दो, तो इसने बार्ले की सबसे पहली जौ की खेती की थी, जौ की खेती। ठीक है साहब, क्लियर हो गया? जौ, जौ जो होता है, बार्ली का मतलब जौ होता है। अब जौ का मतलब क्या होता है, जौ का मतलब एक अनाज होता है। तुम लोग इतना मतलब पूछते हो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब अनाज होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मेहरगढ़ से सबसे पहले जो पाकिस्तान, यदि आपसे पूछा जाए प्राचीनतम मानव के सबसे पहले, ठीक है, खेती करने का साक्ष्य कहां से मिलता है, मेहरगढ़ से मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। और बार्ले आपको याद रखना, यहां पर इसने सबसे पहले खेती की थी। ठीक है, पत्थरों के औजारों पे इसने क्या किया, जब खेती करेगा तो निश्चित तौर पे इसके जो औजार होंगे, अब जो भी इसके औजार होंगे, जो भी इक्विपमेंट ये रखता है, अब क्या बनाएगा, नुकीले बनाएगा, बहुत नुकीले बनाएगा। ठीक है, नुकीले नुकीले बनाएगा, क्योंकि अब भाई खेती करेगा तो और भी ज्यादा क्या करेगा, ये शार्प टूल लेकर आएगा, तभी तो खेती हो पाएगी। ये बात तो तुम लोग समझ गए ना, ये शार्प टूल इसके अब हो गए होंगे, अच्छे नुकीले हथियार इसने बनाने शुरू कर दिए होंगे, तभी तो ये बीज बोएगा। पहले हाथ से ही बीज बोता था, लेकिन इसी कालखंड में, अब देखना यहाँ पर इसी कालखंड में क्या हुआ, इसने, इसको पता है एक जानकारी हुई, किस चीज की जानकारी हुई, ठीक है, मेहरगढ़ में हंसिया भी मिलता है। तो मतलब कि यहाँ पर एक पत्थर का बना हुआ ऐसा हंसिया भी मिलता है। जब इसके खेत ज्यादा हो गए, पहले तो ये हाथ से तोड़ लेता था, रोटी का कटोरा इसी को बोलते हैं बेटा, मेहरगढ़ को बोलते हैं। ठीक है, बाउल ऑफ ब्रेड इसको बोलते हैं, रोटी का कटोरा मेहरगढ़ को बोलते हैं। ठीक है, इसने हंसिया भी यहीं पर, यदि आपसे कहा जाए हंसिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जिससे गेहूं वगैरह काटते हैं, सबसे पहला जो स्टोन का बना हुआ, ठीक है, हंसिया जो है, सिकल बोलते हैं। ठीक है, सिकल यहीं से प्राप्त होता है, हंसिया जो है यहीं से प्राप्त होता है, हंसिया, हंसिया मेहरगढ़ से ही प्राप्त होता है। ठीक है साहब, अब इसी कालखंड का मानव क्या किया, इसी कालखंड के मानव ने नियोलिथिक एरा में ही, एग्रीकल्चर की बात हो गई पूरी, समझ गए। दूसरी बात, इसी कालखंड में यहां पर देखना, नियोलिथिक एरा में मानव को फायर की जानकारी मिल गई, आग, फायर। ठीक है, आग मिल गया इसके, अब इसके हाथों में क्या आ गई, आग, आग आ गई। ठीक है, क्लियर, आग की जानकारी हमें मिल गई, चिंगारी। इसने एक पत्थर लिया, जैसे जब कोई चीज आप नुकीली करेंगे, सुनना यहाँ पर, जब कोई चीज आप नुकीली करेंगे, कभी भी आप देखना पत्थर के ऊपर पत्थर घिसेंगे तो उस दौरान क्या होगा, आग छूटने लगती है। हंसिया का मतलब यार, जैसे आप नहीं देखते फसल काटने के लिए होता है पत्थर का हंसिया, आप लोग तो पता नहीं कहाँ पे आप लोगों का सेकल समझते हैं। जैसे अब ये गेहूं की खेती हुई तो इसको काटेगा कैसे, ठीक है, ये जौ की खेती हुई, इसकी ज्यादा हो गई, ठीक है, तो ये पहले हाथ से ही तोड़ के काम चलाता था, फिर इसने काटना शुरू कर दिया, काटा, दराती, जो भी बोलते हैं, बिहार में हसुआ बोलते हैं। कृपया भावुक ना हो, सुनील बाबू कह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसी आदमी ने क्या किया, एक दिन ऐसे घिट रहा था, घिटना का मतलब रगड़ रहा था, रगड़ रहा था, ठीक है, और उसमें क्या हुआ, इसको फायर, आग मिल गई। यदि आपसे कहा जाए किस काल में आग का प्रमाण मिलता है, तो आप लोग बोलना नियोलिथिक एरा में, नियोलिथिक एरा में। अब जब आग मिल गई तो मतलब इसके पास एक ताकत आ गई। ये पता, आग लगाता था जैसे ही, वैसे झुंड के झुंड जो जंगली जानवर होते थे वो भागने लगते थे,
इसका जलवा और तगड़ा हो गया। ये रात में अपना सोता था, आग जला के सोता था, कोई आता ही नहीं था। शेर भालू जैसे इनके बच्चे और इनके परिवार के मेंबर को उठा ले जाता था, वो भी आना बंद कर दिया। ठीक है। और इस आदमी को जब ये आग का प्रमाण इसको मिला तो यहां पर ये क्या हुआ, गुफा में आग जलाकर रहने लगा। ठीक है, गुफा में आग जलाकर रहने लगा। ठीक है, और ये कुकिंग फूड, यहां पे याद रखना, ये कुकिंग फूड भी खाने लगा। अब इसके पास क्या है, मांस को भूंज कर खाता था। वाओ, क्या टेस्ट आ रहा है। तो कुकिंग फूड भी इसको मिलने लगा। अब ये क्या हुआ, यमी टेस्ट इसके मुंह पे आ गया। अब ये यमी टेस्ट आया तो इसका ये देखो, आदमी का जब भरपेट भोजन मिल जाता है और एक सुंदर, ठीक है, मतलब कि एक सुंदर इसके करीब में महिला बैठी हुई थी, इसने कहा चलो हम अलग पकाएंगे अलग खाएंगे। ऐसा होता है, आज भी होता है। आदमी बदला नहीं उस तरीके से। ठीक है, बोलता चलो अपना अलग रहेंगे, अलग पकाएंगे अलग खाएंगे। यही आज होता है ना, माँ बाप को छोड़ देते हैं, बोलते हैं हमारा इतना भर के लिए मैं ले आऊंगा शिकार। ठीक है, शिकार का मतलब उतना पैसा मेरे पास होगा, अलग रहेंगे अलग खाएंगे। तो एक जो कुकिंग फूड का कॉन्सेप्ट है, ये अलग परिवारों को ले जाने लगा, क्योंकि भाई टेस्टी खाना है तो कम खाएंगे तो अच्छा खाएंगे। ठीक है, तो ये अलग ही शिफ्ट हुआ, तो ये अलग अलग समूह में रहने लगा। ठीक है, इसने समूह में रहने पर सबसे पहले, ठीक है, ये पता है अंडाकार घरों में रहने लगा। ऐसे ऐसे अंडाकार अपना घर बना दिया। एक इधर घर है, वो अपना अलग रह रहा है, बोला छोटी तू मेरे साथ रहेगी, वो बोला वो कलुआ हमारे साथ रहेगा। ठीक है, अब भाई साहब हाउस होल्ड होने लगा, ये ग्रुप में रहने लगा और अलग अलग अंडाकार घर बनाया। और ऐसे अंडाकार घरों का प्रमाण कहां पे हमें मिलता है, तो बुर्ज होम में मिलता है। ठीक है, बुर्जा होम। ये बुर्जा होम आपको पता है स्थल कहां पे है, तो आप बोलना जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ऐसे अंडाकार घरों का प्रमाण यहां पर कहां पे मिलता है, बुर्ज होम में मिलता है। यहीं पर एक कमाल की घटना और मिलती है। ठीक है, ये अंडाकार घर तो मिलते ही हैं, साथ ही साथ जैसे अब कोई चला गया, सबके पास एक पालतू होता था। पालतू मतलब आप लोग आज भी देखते हैं, वो इतना तगड़ा पालतू है कि मेरे भी सीढ़ियों पे बैठा रहता है हमेशा। जब भी जाओ तो नीचे चला जाएगा, जब भी मैं वापस आऊंगा तो मेरा इंतजार करेगा, मेरे पीछे आकर बैठ जाएगा, बड़ा तगड़ा मतलब कि। ठीक है, तो उसका नाम था डॉग, जो इसका सबसे पालतू जानवर था, डॉग। बुर्ज होम में एक कब्र मिलती है, जैसे कि आप मान लो हमारे छुटकू के साथ, ठीक है, कोई हमारे एक छुटकू के साथ एक कुत्ता हमेशा रहता था। अब हमारा छुटकू एक दिन बोलना बंद कर दिया, तो हमने कहा चलो इसको भी उसके साथ ही डाल देते हैं, कुछ खाने पीने का सामान रख देते हैं, चल बेटा तू चला जाना, इसी के साथ चला जाना। तो कब्र मिली, एक ऐसी ग्रेव मिली जिसमें आदमी के साथ, ठीक है, मैन विथ डॉग, ठीक है, एक ऐसी कब्र मिली जहां पर मानव के साथ कुत्ते का साक्ष्य मिलता है, बुर्ज होम में। ठीक है, मानव के साथ जो कुत्ता है, डॉग की कब्र में पाई गई। मतलब मानव और कुत्ता, जैसे ग्रेवयार्ड, ऐसा एक ग्रेवयार्ड मिला बेटा, जहां पर बुर्ज होम में, जहां पर मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया था। बोले कि देखो हमारा छोटू तो बोल नहीं रहा है, अब तुम भी इसके साथ जाओगे, क्योंकि 24 घंटा तुम इसके पीछे लगे रहते थे। तो कई बार जिंदे कुत्ते को ही यहां पर डाल दिया जाता था। सर नोट्स यही होंगे, हाँ यही होंगे, यही प्रमाणित, यही सारे पॉइंट होंगे। ठीक है, तो यदि आपसे कहा जाए बुर्ज होम नामक स्थल कहां पड़ता है, तो आप बोला जम्मू कश्मीर में। यदि आपसे पूछा जाए कुत्ते के साथ मानव को दफनाने का साक्ष्य कहां से मिलता है, तो बुर्ज होम में मिलता है। रुक जाओ भाई, वहां भी चलूंगा। ठीक है, क्लियर, यहां पे मिलता है। साथ ही साथ यदि आपसे कहा जाए, जैसे भैया हमारे कह रहे हैं कोल्डिहवा यूपी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कोल्डिहवा यूपी में भी क्या होता है, कुछ ऐसे प्रमाण देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्लियर, कुछ ऐसे। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कुत्ते के साथ, ठीक है, मानव के दफनाने का साक्ष्य कहां पे मिलता है, तो आप बोलना बुर्ज होम में मिलता है। कहानी के साथ समझ में आ गया, अलग रहा। कुत्ता एक टहलता था, वो कुत्ता एक दिन बोला कि टहल नहीं रहा है, तो बोला चल इसके साथ तू भी चला जा रहा है। इनको ये आस्था थी कि हमारा बच्चा कुछ दिन में निकल के आएगा, ये जो हमारा आदमी है ये कुछ दिन में निकल के आएगा। इसका कॉन्सेप्ट ये था, पूरा अनुमान पे इतिहास से बिठाइए। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो गई। अब इसी कालखंड में आपने देखा यहाँ पर, जैसे कोल्डिहला इलाहाबाद, ठीक है, नवपाषाण काल में यहाँ पर कुछ ऐसा स्थल भी मिलता है। वो बेटा आगे थोड़ा सा बताता, रुक जाओ। चावल की खेती, जैसे सबसे पहले जौ की करने लगा था, राइस कल्टीवेशन। अब ये बोला चावल। आपने देखा होगा कई बार, जैसे कुछ एक आपने देखा होगा बेटा, जौ एक ऐसा फसल होती है, जैसे आपने देखा कई बार गांव के बाहर आप निकलेंगे तो पानी भरा रहता है गड्ढों में, उसके किनारे छोटा छोटा पेड़ निकल आता है, वो एक प्रकार का बारले की प्रजाति का है, चावल होता है। आप लोगों ने देखा होगा गांव के किनारे पानी भरा रहेगा, बारिश के समय पर एक चावल निकल आता है, लोग खाते भी हैं उसको। ठीक है, हाँ देखा होगा आप लोगों ने। लेकिन ये राइस का जो कल्टीवेशन है, इसी का अपग्रेड वर्जन है। नियोलिथिक एरा में राइस कल्टीवेशन मिलता है। इस बात का प्रमाण हमें कैसे पता चलता है कि समूचे विश्व में
लहुरा देव की खोज की गई। इलाहाबाद के पास में लहुरा देव स्थल है, लहुरा देव। और वहां पर चावल की भूसी का प्रमाण मिलता है कि ये पत्ता निश्चित तौर पे क्या है, चावल की भूसी है। और लहुरा देव से इस बात का प्रमाण मिलता है। लहुरा देव, यदि आपसे पूछा जाए लहुरा देव से मानव को क्या प्राप्त हुआ, तो राइस हस्क जो है, जिसको हम लोग राइस हस्क बोलते हैं, वो प्राप्त हुआ। चावल की भूसी का प्रमाण मिलता है कि प्राचीन काल में नियोलिथिक इरा में यहां पर क्या था, चावल भी आदमी खाने लगा था। ठीक है, क्लियर साहब, कोई दिक्कत यहां पे? क्लियर, कोई दिक्कत यहां पे? इन सब चीजों की हमें जानकारी जो होती है, किस चीज से लगाते हैं इन पुरानी चीजों की जानकारी, तो हम कार्बन डेटिंग करके। यदि आपसे पूछा जाए कि सर ये इतना पुराना टाइम है, आप कैसे बता दिए? चावल की हस्का भी आपको मिली और आपने कैसे बता दिया? कोल्डिवला भी है बेटा, लहुरा देव और कोल्डिवला दोनों है। ठीक है, यदि आप लोग भावुक मत होना, कोल्डिवा पास ही पास में। ठीक है, ठीक है, कोल्डिवरा और लहुरा देव यूपी में पड़ता है बेटा। पुआल जो है यहाँ पे मिला। हाँ बेटा, ये सारे पॉइंट आते हैं। एक तो बुर्ज होम का सीरियल बहुत बार पूछ चुका है, दूसरा कुकिंग फायर और आपका फायर का पूछ चुका है, ये भी सारे पॉइंट पूछ चुका है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का स्वच्छ आपसे क्वेश्चन आ चुका है, ये सारा इलाहाबाद में। क्लियर साहब? अब यहां पे आ जाओ। हमें इनके बारे में जानकारी कि ये कैसे है, मतलब कि कार्बन डेटिंग से करते हैं। अब कार्बन डेटिंग क्या होता है? कार्बन डेटिंग जिसमें कार्बन की डेटिंग निकाली जाती है। जैसे किसी भी तत्व में, जैसे आप, हमारा शरीर जैसे गल जाए, आप पता कैसे अनुमान निकालते हैं? एएसआई निकालता है, रुक जाओ, कार्बन डेटिंग निकालते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, सभी जीवित प्राणियों के बीच में, चाहे पेड़ पौधे हों, वायु जो होती है वो भरी होती है। प्राणियों के अंदर वायु भर जाती है, और वायु के साथ क्या होता है, कार्बन क्षय होता है, और उससे क्या होता है, कार्बन डेटिंग निकाल ली जाती है। ठीक है, जो भी डेड ऑर्गन्स होते हैं उनमें कार्बन पाया जाता है, उस कार्बन का अनुमान निकाल लिया जाता है, उसको कार्बन डेटिंग बोलते हैं। ज्योति रुक जाओ, एएसआई के बारे में बता दूंगा, परेशान मत हो। कार्बन डेटिंग उससे निकाल लेते हैं। तो यदि आपसे कहा जाए किसी भी पुरानी धरोहर या किसी भी पुराने जीवित या मृत्यु, जब प्राणी की मृत्यु होती है तो उसमें अंदर एक रेडियोधर्मी कार्बन जो होता है वो बकाया रहता है उसी समय का, उसकी प्रमाणित पता चल जाती है कब खत्म हुआ था। जैसे ऑक्सीजन का आदान प्रदान बंद होता है तो वहां पे कार्बन जमा होता है, उससे प्रमाणित हो जाता है कि कितना पुराना है। ठीक है, रेडियो एक्टिव कार्बन से। ठीक है साहब, तो हमें जो जीवित व्यक्ति के मरने के बाद उसके शरीर के अंदर उपस्थित रेडियो एक्टिव कार्बन के हिसाब से हमें अनुमान लगाना संभव हो जाता है। तो ये कार्बन डेटिंग से इस बात का प्रमाण चलता है। ठीक है, हाँ, डिकम्पोजिशन होता है, वो कब डिकम्पोजिशन शुरू हुआ था, ये कब गलना शुरू हुआ था, वो बता देता है, कार्बन डेटिंग बता देता है। ठीक है साहब, तो ये हमारे कुछ स्थल थे जब यहाँ पे हमें पता चला। अब ये आदमी देखो, ये जो आदमी है, मेरी बात सुनना, यहाँ पर स्टोन एज का आदमी, नियो पाषाण काल का आदमी, यहाँ पर एक इसके समय पर एक बदलाव आया। जब इसने जंगल में आग लगाई, तुम्हें पता है इसके पास फायर तो थी, इसके पास फायर तो थी, आग तो थी। अब एक दिन क्या हुआ, इसको दिमाग तो था नहीं, आग लगा दिया, पूरा जल गया। अब बताओ, हमारी धरती में मिनरल्स भी पाए जाते हैं, कि नहीं पाए जाते हैं? मिनरल्स भी पाए जाते हैं। अब आग लगी तो हमारे कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो जमीन के ऊपर सरफेस में होते हैं, वो पिघल गए। और उसमें सबसे पहली धातु क्या थी? कॉपर। मानव को सबसे पहली धातु का अनुमान पता चला कॉपर का। ठीक है, जैसे मान लो आग लगाई इसने, आग लगी, आग लग गई, और इसको आग बुझाना थोड़ी ना आता था कि पानी डालूं, क्या करूं, पानी की उपलब्धता नहीं थी, आग लग रही है, आग लग रही है, अपना अपने आप को बचा कर रख रहा है। एक दिन आग लगाती हुई कहां पे गई? कॉपर की खानों में पहुंच गई, जो कॉपर माइंस होती हैं। ठीक है, जो कॉपर की माइंस होती हैं वहां पे पहुंच गई, और ये जो कॉपर है वो पिघल गया। और कॉपर पिघल के किसके साथ लग गया? तो आप बोलना यहां पर पत्थर के साथ चिपक गया। जैसे कोई चीज आपने तांबा को पिघलाओ, जिसको कॉपर का मतलब तांबा, और तांबा को पिघला करके पत्थर के साथ लगा दो। ठीक है, अब जब आग बुझी तो आदमी जाकर वहां देखा, यार ये क्या है, पीला पीला हो गया। उसने जाकर करीब देखा, टन की आवाज आई, अपना दूर से पत्थर फेंका। देखो उसी समय का मानो कि मैं हरकतें बता रहा हूँ, पत्थर फेंका होगा, टन की आवाज आई, डर गया, बोला ये क्या है, ये तो आवाज आ रही है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, तो उसने क्या किया, कॉपर के साथ आग लगाने के साथ ही उसको पता चला कि पिघला है कुछ, यहाँ क्या पड़ा है, कई दिनों तक आग बुझी नहीं रही, पूरा एरिया ठंडा हो गया, पीला पीला दिख रहा है। उसने एक पत्थर फेंका और देखा टन की आवाज, उसने गया, उसके करीब गया, एक छोटा सा उठाया उसने, तो उसको पता चला ये तो मेरा पत्थर है, इसको जान रहा था लिथिक को, और कॉपर उसमें लिपट गया पिघलने के बाद। तो इस इरा को नाम दिया गया चैल्कोलिथिक इरा।
चैल्कोलिथिक इरा। इसको नाम दिया गया कापर, और जब यहाँ पर पत्थर मिलता है तो इसको नाम दिया गया चैल्कोलिथिक इरा। और ये चैल्कोलिथिक इरा का मतलब होता है बेटा हिंदी में ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल। अब जिसके हाथ में भाई साहब कमाल का हथियार है, इसके हाथ में देखो, इसके हाथ में कैसा हथियार है, अब कमाल का हथियार है। इसके हाथ में एक तो पत्थर तो है ही, उसमें तांबा भी लगा हुआ है। धार कितनी तेज होगी, ये तो भाई साहब अब शिकार करेगा, घप्प से मार के कर देगा, फेंक करके तीर मारेगा, उसमें तांबा लगा हुआ उसका पत्थर। पहले पत्थर को ही तीर बनाता था, अब इसके पता है तांबा लगा हुआ पत्थर होगा, तो कितना बदलाव आ गया इसके बारे में। तो अब यहाँ पे देखो ताम्र पाषाण कालीन, ठीक है, संस्कृत के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तो इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्राग ऐतिहासिक काल में यदि आपसे पूछा जाए प्री हिस्ट्री में सबसे पहले मानव कौन सी धातु जाना, तो आप बोलोगे कापर। जिंदगी में कभी मत भूलना, कापर जाना। कापर के साथ एक इरा की शुरुआत हुई और उसका नाम है चैल्कोलिथिक इरा, ठीक है। कापर के साथ क्या बनाने लगा, ये पत्थर को मिल के हथियार बनाने लगा, अच्छे हथियार बनाने लगा, ठीक है। इसी का नाम दिया गया चैल्कोलिथिक इरा। इसके बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है, तो बनास नदी से मिलती है। बनास रिवर, बनास रिवर, बनास रिवर के किनारे किनारे, ये पता है वो धारदार जो तांबे का बना हुआ हथियार है, लोहे के पत्थर के साथ तांबा लगा हुआ, उससे क्या करने लगा, ये खेती भी करने लगा। और तांबे के औजारों का प्रमाण यहाँ पे मिलता है बनास रिवर पे। बनास रिवर को हम इसीलिए ताम्बवती रिवर भी बोलते हैं, क्योंकि वहां पे तांबा भी था, और ताम्बवती रिवर बोलते हैं, ताम्बवती रिवर बोलते हैं, ठीक है। बनास रिवर के किनारे किनारे, बनास रिवर के किनारे यहाँ पर हमें ये सारी जानकारी मिली, ठीक है। बनास घाटी कहाँ पे पड़ती है, तो राजस्थान में पड़ती है। और आपको आज भी देखना है, यदि आपसे कहा जाए तांबे का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो आप बोलते हैं राजस्थान में होता है, खेतड़ी। खेतड़ी बोलते हैं तांबा और चांदी, खेतड़ी वगैरह। तो यहाँ पे याद रखना कि सबसे पहले जो चैल्कोलिथिक इरा देखने को मिली कहां पर, राजस्थान में देखने को मिली। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है। तो सबसे पहले यदि आपसे कहा जाए कि यदि चैल्कोलिथिक इरा के स्थल जो है वो कौन कौन से साइट, चैल्कोलिथिक साइट, ठीक है। साइट का मतलब होता है स्थल। सबसे पहले यहाँ पे याद रखना आहार। आहार, यदि आपसे कहा जाए आहार कहां पड़ता है, तो ये ताम्बवती रिवर के किनारे पड़ता है, जो स्थल है जहां पर हमें क्या मिला, ठीक है, पत्थरों के औजारों के साथ तांबा मिला। राजस्थान में बहती है ताम्बवती रिवर, ठीक है, बनास रिवर वैली इसको बोलते हैं। और यहाँ पे हमें क्या है, राजस्थान। दूसरा स्थल यहाँ पे आहार। आहार याद रखना, यदि आपसे कहा जाए आहार कल्चर, ओके ओके बेटा, आहार कल्चर किससे संबंधित है, तो आप बोलना तांबे और पत्थर के हथियारों से संबंधित है। दूसरा गिलुंद, देखो आपके सारे भाई सही बता रहे हैं, गिलुंद स्थल ये किस समय का स्थल है, तो आप बोलना ताम्र पाषाण कालीन, जिसको हम लोग चैल्कोलिथिक इरा बोलते हैं, उस समय का स्थल है गिलुंद। ये गिलुंद कहां पड़ता है, तो आप बोलना राजस्थान में, बनास रिवर के किनारे स्थल मिले। तीसरा स्थल, छोटे छोटे स्थल हैं, ठीक है, आपको याद रखना कालीबंगा। कालीबंगा, ये भी पता है यहां पर भी तांबे का और यहां पर पत्थर का स्टोन मिलता है। आहार बेटा एक स्थल है, आहार साइट है। साइट का मतलब बेटा स्थल, और ये कहां पड़ती है, राजस्थान में। साइट मतलब स्थल की एक साइट मिली जहां पर ये हथियार मिले। बेटा इंडस वैली में भी है कालीबंगा, यहां पर भी है कालीबंगा, राजस्थान में। ये पता है हड़प्पा का स्थल है, लेकिन प्राक हड़प्पा का स्थल है, यहाँ पर कुछ तांबे के हथियार भी मिले हैं, ठीक है यार। हड़प्पा सभ्यता यहीं से शुरू होगी ना, अभी तुम्हें बताऊंगा। तो ये भी पता है कालीबंगा जो है, इसमें भी कुछ तांबे के हथियार मिले हुए हैं, ठीक है साहब, कोई दिक्कत यहाँ पर। और साथ ही साथ इंडिया के और स्थान आप जान लो, जारवी। यदि आपसे कहा जाए, क्वेश्चन देखो सीजीएल पूछा है, जारवे संस्कृति कहां पर डेवलप हुई है। आई एम डिसअपॉइंटेड विथ माय लाइफ। क्या भाई दुष्यंत बाबू क्या हो गया तुम्हारी जिंदगी में, अपनी जिंदगी से क्यों निराश हो रहे हो। अरे जिंदगी पता है कष्ट ना आए जीवन में, तो मतलब जीवन का मतलब क्या है, साहस बनाए रखो। यदि व्यक्तिगत परेशानी है, तो यदि कोई तुम्हें मतलब कि अलगाव हुआ है इस उम्र में, जो तुम लोग इस युवावस्था में गुजर रहे हो, इसमें क्या होता है, कोई ऐसा है तुम्हारा व्यक्तिगत समस्या है, तो मुझे कॉल करना बड़े भाई की तरीके, और एक ऐसा बड़ा भाई जो कि तुम्हें डांटेगा नहीं, समझाएगा। यदि व्यक्तिगत समस्याएं, वर्किंग हार्ड कोई रिजल्ट नहीं, अच्छा वर्किंग हार्ड कर रहा है लेकिन रिजल्ट नहीं, तो बेटा ऐसा है कि थोड़ा सा और मेहनत करते रहो, रिजल्ट मिलेगा। आप मेरे साथ कब से जुड़े हो दुष्यंत बाबू। गीता वगैरह मत पढ़ो, तुम मुझसे बात कर लेना, मुझे कॉल कर लेना।
गीता पढ़ने की आवश्यकता, तुम्हारा भाई तुम्हारे जैसा ज्ञान चाहिए वो वाला ज्ञान मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है। तुम यदि परेशान हो पढ़ाई को लेकर तो मुझे जरूर फोन करना एक बार, ठीक है। चलो यहाँ पर, अरे अच्छा होगा। चलो, तो जारवी, यदि आपसे पूछा जाए जारवी कल्चर कब देखने को मिलता है, तो आप बोलना जारवी जो संस्कृति है ये महाराष्ट्र में डेवलप हुई थी इसी समय पर। वहां का भी आदमी ऐसी हरकत करके क्या किया, वहां पर भी चैलकुलिथिक इरा की शुरुआत की थी, महाराष्ट्र के अहमदनगर में, अहमदनगर में। बेटे सारे पॉइंट नोट कर रहे हो ना, अहमदनगर में। साथ ही साथ आपसे पूछा जाए, जैसे ये देखो, मेरी बात सुनना, चैलकुलिथिक इरा के जो स्थल हैं बेटा कई हैं, जैसे आपसे कई बार पूछ जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही वही मैं बता रहा हूं। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, और शांति शांति बनाए रखना। चैलकुलिथिक इरा का मैप कहाँ गया है मेरे पास, मैं बहुत अच्छी तरीके तुम्हें पढ़ाऊंगा, शांत रहना बस। हाँ ये आ गया, बस बस। जारवी बेटा एक जगह का नाम है, भारत के संदर्भ में हमने देखा यहां से यहां तक क्या हुआ, चैलकुलिथिक इरा की शुरुआत हुई। ये देखना, चैलकुलिथिक इरा, चैलकुलिथिक इरा में बहुत जगह स्थल मिले, मतलब कि मानव जो था वो क्या कर रहा था इस इरा में, चैलकुलिथिक इरा में, यहां पर क्या कर रहा था, चैलकुलिथिक इरा में यहाँ पर हमें क्या मिला, बहुत सारे हथियार मिले, जो भी हमें इक्विपमेंट मिले वो क्या थे, तो आपके पत्थर और प्लस यहाँ पर क्या था, तांबा मिला हुआ था, तांबा, इस बात से इसको चैलकुलिथिक इरा बोलते हैं, पत्थर के साथ साथ कॉपर, ठीक है। तो ये हमें साइटें मिलती हैं, एक तो आपका कहां से मिलती है, तो आपको रखना, देखो ये आपका यहाँ पर, ठीक है, गिलुंद, आहार, ठीक है, ये मैंने दो नाम बताए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गिलुंद और आहार, चैलकुलिथिक इरा की साइटें हैं, गिलुंद और आहार। उसी प्रकार भारत के अन्य क्षेत्रों में भी ऐसा नहीं है कि मिले नहीं है, जैसे देखो दैमाबाद, ठीक है, जारबे, ये इंपॉर्टेंट थे जारबे, तो जारबे महाराष्ट्र में पड़ता था, यहां पर भी वही आदमी था जो हमारे जैसा आदमी ही, वो पुराना आदमी, वो क्या कर रहा था, चैलकुलिथिक इरा के यहाँ पर प्रमाण मिलते हैं, ठीक है साहब, क्लियर। अब ये आदमी यहाँ पर क्या हुआ, ये ऐसी तरीके से काम कर रहा था, ठीक है। नासिक, और आपसे यदि नौदा टोली पूछा जाए, ये एमपी में पड़ता है, यही मैं 3-4 नाम बता रहा था जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इनाम गांव, इनाम गांव ये देखो यहाँ पर महाराष्ट्र में पड़ता है। ये सारे के सारे वो स्थल हैं जब आदमी क्या कर रहा था, यहाँ पर लोहे के, सॉरी तांबे के साथ, तांबे के साथ किसको, पत्थर को हथियार बना रहा था। ये हथियार यहाँ पर मिले हैं इन स्थलों पे, क्लियर साहब। अरे आप लोग ऐसी ऐसी बातें, कोई कहता है डेथ हो गई है, पर भैया परेशान मत हो यार, शांत रहो, अपने आप को ख्याल रखो, वो भी बता रहा हूँ बेटा, वो भी बता रहा हूँ, ठीक है। और ये आपका एक स्थल यहाँ पे पड़ता है चिराद, और ये चिराद कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारा कुछ बता रहा था लेकिन तुम लोग शांत तो रहो। चलो बातें कर लो, और बताओ कैसे हो, सब बढ़िया चल रहा है ना, क्या क्या परेशानी है तुम लोगों की। एक तो परेशानी है कि पढ़ाई नहीं हो रही, दूसरी परेशानी क्या है, जॉब नहीं मिल रही, तीसरी परेशानी कोरोना का संकट आया हुआ है। इन तीनों परेशानियों का कोई हल नहीं है, तीनों परेशानियों का एक ही हल है, हम पढ़ाई कर लें। सब लोगों को मुझसे बात करनी है, तो बताओ, अपनी अपनी बातें बता दो या पढ़ लो। चलो ठीक है, अब शांत होना, पढ़ ही लो ना, विकल्प तो पढ़ना ही है, और कोई विकल्प ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो जारवे नामक स्थल पे भी हमें जानकारी मिलती है, तो यहाँ पर आ जाओ। हमने यहाँ पे जाना आहार के बारे में, ठीक है, गिलुंद के बारे में जो चैलकुलिथिक इरा की साइट है, कालीबंगा के बारे में, और जारवे के बारे में। जारवे कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। जारवे के अलावा और कौन से महाराष्ट्र में पड़ते हैं, तो यहाँ पर नोट कर लो उनके बारे में। एक तो आपका इनाम गांव, एक तो दैमाबाद। दैमाबाद में भी इस प्रकार के हथियार पाए गए कि यहाँ पर निश्चित तौर पे चैलकुलिथिक इरा के समय पर लोग रहते थे, क्योंकि तांबे और पत्थर का प्रयोग किया है, ठीक है। सर आप डांटते क्यों नहीं है अंजलि, ये सब मैं डांट नहीं सकता, मेरे घर में भी ये बचपन से मुझे कहा गया है, मैं डांटते समय हंसने लगता हूँ, तो डांट तो मैं सकता ही नहीं, मेरे चेहरे में पता नहीं भगवान ने क्या ऐसा बनाया है, मुझसे आज तक कोई डरा नहीं, कोई नहीं डरता मेरे घर में भी।
मैं झूठ बोलता हूं तो मैं हंसने लगता हूं, तो मुझसे डांटना नहीं होगा, ये प्यार से ही पढ़ाना होता है, डांट के कौन पढ़ाता है। दैमाबाद, तो दैमाबाद जो है ये कहाँ पे पड़ता है, तो आपको यार ना महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है साहब। दैमाबाद भी क्या है, चैल्कोलिथिक एरा की साइट है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक नाम और लिख लो भैया, इंपॉर्टेंट, दैमाबाद के अलावा, ठीक है, इनाम गांव, इनाम गांव। यदि आपसे कहा जाए इनाम गांव कहां पर पड़ता है चैल्कोलिथिक एरा में, तो आप बोला महाराष्ट्र में पड़ता है। एक स्थल मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपसे एग्जाम में पूछा गया है, चिराद, चिराद ये कहां पड़ता है, तो आप लोग इसका राइट आंसर देंगे, चैल्कोलिथिक एरा में जो चिराद नामक स्थल है ये बिहार में पड़ता है। यदि आपसे कहा जाए बिहार में स्टेनोज की साइट कौन सी है, तो आप बोलना चिराद है। ये अक्सर क्वेश्चन आता है जो लोग बिहार के एग्जाम देते हैं, राइस और डियर भी मिलता है बेटा, लेकिन चिराद नामक स्थान में क्या मिलता है, चैल्कोलिथिक एरा की साइट मिलती है, ठीक है, क्लियर। अब यहां पर याद रखना नौदा टोली, नौदा टोली, ठीक है, याद रखना यहां पर नौदा टोली, नौदा टोली, ठीक है। नौदा टोली जो है एमपी और महाराष्ट्र में पड़ती है, तो थोड़ा सा इसको एमपी और पहले महाराष्ट्र में बोला जाता था, तो एमपी और महाराष्ट्र में नौदा टोली का एरिया पड़ता है। दूसरा यहाँ पे याद रखना चिरांद उसको बोलते हैं, चिरांद, ठीक है। नौदा टोली जो है भारतीय उपमहाद्वीप का, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ी साइट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है, ठीक है, उसमें ये क्या है, सबसे बड़ी लार्जेस्ट चैल्कोलिथिक साइट है। चैल्कोलिथिक, जो चैल्कोलिथिक इरा है, तांबे के साथ पत्थर को मिला के हथियार है, उसकी सबसे बड़ी साइट है, ठीक है, नौदा टोली। ये सब नाम बहुत अजीब है, कैसे याद करें बेटा, नौदा टोली सबसे बड़ी साइट है, कहां पे पड़ती है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहां पर सारे जगह हथियार मिले हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नौदा टोली आपसे अभी क्वेश्चन आता है। चिरांद जो है कहां पे पड़ता है, चिरांद बोलते हैं बेटा, चिरांद इसको बोलते हैं, चिरांद, तो ये आपका बिहार में पड़ता है, ठीक है, चिरांद बिहार में पड़ता है। बस इनाम गांव कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। जारवे, यदि आपसे कहा जाए जारवे संस्कृत किससे संबंधित है, तो आप बोलना चैल्कोलिथिक इरा से संबंधित है, कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। कालीबंगा, घिलुंद और आहार ये दोनों के दोनों कहां पड़ते हैं, राजस्थान में पड़ते हैं। बस ये आपका चैल्कोलिथिक इरा खत्म हो रहा है, ठीक है साहब, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब प्रश्न कैसे आते हैं, ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए नौदा, देखना क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, आप लोग आंसर देना, सारे क्वेश्चन पूछ रहा हूं आज तक जो एग्जाम में आए हुए हैं, एक एक मिनट में पूछ के खत्म करता हूं, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां पे मिलता है खेती करने का, तो आप लोग बताओ खेती कहां पे करता है, न्यूलिथिक एरा में मिलता है, स्थल मेहरगढ़, वेरी गुड, ठीक है। भारत में, भारत के अंदर प्राचीनतम जो खेती का साक्ष्य मिलता है कहां से मिलता है, तो आप लोग बोलना लहुरा देव से मिलता है। भारत के अंदर, आज का भारत जो है, आज के भारत के अंदर सबसे पुराना साक्ष्य कहां से मिलता है, लहुरा देव से मिलता है, लहुरा देव, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, आदमी के साथ, आदमी के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहां से मिलता है, ठीक है, बुरझोम, मेहरगढ़, कोलडीवा, ठीक है। आप बताइए ब्रह्मागिरी, तो आप क्या बोलेंगे, बुरझोम, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। सबसे पहले नौदा टोली जो कि चैल्कोलिथिक इरा का सबसे बड़ा स्थल है, किस राज्य में पड़ता है, गुजरात, छत्तीसगढ़, ठीक है, ठीक है, एमपी, और यहां पर राजस्थान, तो आप बोलेंगे एमपी, ठीक है, नौदा टोली, ठीक है। यदि आपसे क्वेश्चन करूं, यहां पर याद रखना, यहां पर साथ ही साथ हड्डी के उपकरण जो है इनमें से कहां से मिलते हैं, हड्डी के बने हुए उपकरण, ठीक है। मैं आपको देखो ऑप्शन दे रहा हूं, हड्डी के, हड्डी की बात कब हुई थी, मेसोलिथिक एरा में हुई थी। अब देखना यहां पर चोपड़ी मांडो, मदहा, ठीक है, सराय नहर, सराय नहर, देखो गौरव भाई बिल्कुल सही पकड़ा, सराय नहर से हड्डी के बने हुए हथियार मिले थे, ठीक है। गर्त आवास, जो गड्ढे नुमा जो आवास है वो कहां पे मिले हैं, गर्त आवास, ब्रह्मागिरी, ठीक है, संगल, संगल कल्लू, कहां पर मिले हैं, बुर्ज होम, तो बुर्ज होम में ही हमें क्या मिले, बुर्ज होम का मतलब है कि गर्त आवास, ये देखो ये ऐसे गर्त में बने हुए आवास, ठीक है। और यहीं पर क्या मिला है, दो चीजें यहीं पर मिली है, ये दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, आए हुए एग्जाम के हैं, ठीक है। प्राचीन मानव की जो प्रजाति है इनमें कौन सी है, ठीक है, होमो इरेक्टस, ठीक है, निएंडरथल या ऑस्ट्रेलोपिथेकस, तो आप लोग ऑस्ट्रेलोपिथेकस, सबसे प्राचीन ऑस्ट्रेलोपिथेकस। भारत में सबसे प्राचीन मानव की प्रजाति जो है उसका नाम क्या, रामापिथेकस, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। पशुपालन का प्रमाण हमें कहां से मिलता है, देखना सबसे पहले मानव के द्वारा पशुपालन का प्रमाण कहां से मिलता है, ठीक है, लेखनिया, बारो, ठीक है, बागोर, बागोर,
तो बागोर से मिलता है, मेसोलिथिक इरा में मिलता है। ठीक है, मानव का सबसे पहले जो पालतू जानवर था वो कौन था? तो आपको पता है डॉग था। ठीक है, दूसरा यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे यहाँ सबसे प्राचीनतम, ठीक है, जो केव पेंटिंग या रॉक पेंटिंग का साक्ष्य मिलता है स्टोन एज की, उसका नाम क्या है? भीमबेटका। भीमबेटका स्थल जो है कहां पे पाया जाता है? एमपी में, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। बस ये सारे क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं, ए टू जेड पीसीएस के क्वेश्चन आपको मैंने बोल दिए हैं। एसएससी, ठीक है, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस और आपका यूपीएससी के सारे क्वेश्चन यही आए हुए हैं इस चैप्टर से, मैंने सारे बता दिए। कोई दिक्कत यहाँ पे? चिराद पूछा गया बिहार पीसीएस में, तो इसलिए मैंने चिराद को यहां पर फोकस किया था। चिराद, हाँ चिराद में पूछा गया है। सारे क्वेश्चन करा दिए, चले आगे। अब यहां पर आ जाओ, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अलग टॉपिक की तरफ। अब हिस्ट्री में देखना तुम्हें मजा आएगा। इंडस वैली नहीं बेटा, अलग नहीं। अब एक आदमी तुम्हें मैंने बताया था, अब हिस्ट्री समझ में आ गई। अब देखना कितना मजा आएगा तुम्हें। व्हील का इन्वेंशन बेटा न्यूलिथिक इरा में, वही बताऊंगा, रुक जाओ, परेशान मत हो, यहीं पे उसको जोड़ रहा हूं ना, परेशान मत हो। मैंने इसलिए व्हील को छोड़ा हुआ था। ये आदमी यहां बैठे खेती कर रहा है। ये पाकिस्तान का स्थल है जिसका नाम है मेहरगढ़। मेहरगढ़ सबसे पहले खेती का प्रमाण जो मिलता है यहीं से मिलता है ना, मेहरगढ़ से, एग्रीकल्चर। ये आदमी यहाँ पे बैठे खेती कर रहा था, लेकिन इसको खेती करने में एक नुकसान ये हुआ बेटा कि इसको पानी की कमी हो गई। पानी की कमी हुई तो जितना पैदावार हो रही थी उतनी पैदावार हुई नहीं। इस आदमी ने सोचा पानी कहाँ मिलेगा, तो एक दिन इसने अपने एक पालतू जानवर की पीठ में बैठा जा रहा था, वो रास्ते में टपक गया। ये बोला अब कैसे जाऊं, ये घूम रहा था उस जानवर की पीठ में बैठा हुआ। इसने एक पहिया देखा कि एक ऐसा चक्का होगा तो घूमता रहेगा, तो उसने पहिया बना लिया, पहिया डेवलप किया। दो पहियों को पीछे लगाया, उसके पीछे खड़ा होकर के उसको बांध करके जानवर को आगे बढ़ गया। इसने देखा कि आज में पानी कहाँ मिलेगा। पानी ढूंढते ढूंढते ये पता कहाँ पहुंचा, एक नदी यहाँ पे बहती थी और आज भी बहती है, और उसका नाम है इंडस वैली रिवर। ठीक है, इंडस वैली, ठीक है, इसी को आप लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम था सिंधु रिवर। सिंधु रिवर फ्लो कर रही थी, सिंधु की सहायक नदियां भी फ्लो कर रही थी, झेलम, ठीक है, चेनाब, रावी, ठीक है, यहाँ से ब्यास, यहाँ से सतलज, ये सब बहती रही थी। ठीक है, यहाँ पे पानी जब ये यहाँ आकर के यहाँ से आदमी निकला और यहाँ बढ़ा अपने पहिए के साथ और यहाँ किनारे पहुंच गया। यहाँ से ऐसे निकला, यहाँ से ऐसे किनारे पहुंचा, तो ये देखा अरे पानी है भाई, तो अपना जाकर के यहाँ पे आया कि यहाँ पर रुक जाते हैं। यहाँ पर ये जब रुका तो इसने क्या किया, जमीन मुलायम पाई और इसके पास धारदार हथियार थे, इसने खूब बोआई की पहिए के साथ। ठीक है, पहिया इसको जो नियोलिथिक इरा का मानव है, यहाँ पर पहिए से नियोलिथिक इरा में आया और यहाँ पहुंचा, और यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पर नदी के किनारे पैदावार कर रहा है, वो दिया। इसने कहा नदी आ गई, अब ये वहां तो जाएगा नहीं, वहां पे अपने घर, घर तो इसका यहाँ था, लेकिन इसने यहीं पे अपना घर बना लिया कि चलो यहीं पे घर बनाते हैं। नदी के किनारे अपने आप को डेवलप करने के लिए रहने लगा। ठीक है साहब, अब जब नदी के किनारे इसने पैदावार यहाँ पे बोना शुरू किया, तो भाई साहब इसको पानी अच्छा मिल गया, उपजाऊ जमीन मिल गई। इसको ये पता नहीं था, जैसे इसको पानी मिला, वाटर मिला, ठीक है, और वाटर के साथ साथ फर्टिलाइज लैंड। ठीक है, इसको ये नहीं पता था कि फर्टिलाइज लैंड है, लेकिन इसको पानी के किनारे इसने जमीन में बोना शुरू किया और इसका उत्पादन इतना भयानक हुआ भाई साहब कि टेंशन में आ गया। प्रोडक्शन रीच हो गया। अब ये प्रोडक्शन जब ज्यादा हो जाता है तो आदमी कैसे इसको क्या करे, तो आप देखना जब आप लोग जरूरत से ज्यादा आपके घर में खेती में पैदावार होता है तो आप क्या करते हैं, बेचते हैं। तो यहीं पर क्या हुआ, इसने बेचने का काम शुरू किया गया और उसका नाम दिया गया बाल्टा सिस्टम। बाल्टा सिस्टम बेचा कैसे, भाई मेरे पास ये चावल है और तू, तेरे पास ये है तो तू मुझे दे दे, मतलब सामान के बदले सामान। ठीक है, बाल्टर सिस्टम बोलते हैं बेटा। ठीक है, ओके ओके, बाल्टर सिस्टम। ठीक है, यदि इसी को बाल्टा बोल देते हैं, बार्टर सिस्टम बोलते हैं, बार्टर, बार्टर। ठीक है, बार्टलर सिस्टम। ठीक है, इसने बार्टर सिस्टम शुरू किया, वस्तु के बदले वस्तु। ठीक है, बार्टर सिस्टम इसने शुरू किया, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ये क्या आ गया यार, मेरे पता नहीं अनअकैडमी कौन सा नोटिफिकेशन भेज रहा है। तो यहां पर इसने क्या किया, वस्तु के बदले वस्तु व्यापार शुरू कर दिया। लेकिन भाई आपके पास प्रोडक्शन जब ज्यादा होगा, वस्तु के बदले वस्तु आप दे रहे हो, तो एक समय के बाद क्या होगी, आप दुकान लगा के बैठ जाओगे। जैसे आपके घर में जब ज्यादा चीजें हो जाती है तो ये होता है चल छोटू तू बैठ जा, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पर किनारे किनारे अपना दुकान लगा के बैठने लगा, दुकान लगा के बैठने लगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसी सभ्यता बन गई, नदी, इसी इंडस वैली के किनारे किनारे शहरों का निर्माण हो गया।
ठीक है। इसीलिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इंडस नदी के किनारे किनारे आदमी आकर रहने लगे, और हम इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अर्बन सिविलाइजेशन बोलते हैं। अर्बन सिविलाइजेशन भाई निश्चित तौर पे अर्बन सिविलाइजेशन हो जाएगी ना, अर्बन सिविलाइजेशन। अब हम इस सिविलाइजेशन की तरफ चलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसी को बोलते हैं फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। समझ गए? सिविलाइजेशन, इसके बारे में हमें जानकारी कब मिलती है? ठीक है, अर्बन सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी हमें कब मिलती है? प्रथम, पहली अर्बन, यदि आपसे कहा जाए प्रथम नगरी सभ्यता, या इसी को बोलते हैं आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता, इसके कई नाम है, एंड इसी का नाम है सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता। और इसी का नाम है एक स्थल जो सबसे पहले खोजा गया, उसी के नाम पर हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। सारे कॉमन इसी के नाम है, हड़प्पा सभ्यता। क्लास एंड हो रही है यार, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, क्योंकि क्लास एंड हो जाएगी तो हम कल यहाँ पर पढ़ेंगे इसको कैसे खोजा गया। अब कनेक्ट हो चुके हो, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। कल आपका जो रात में 9 बजे मुकाबला होना है, या आप कल के कल के आपका 12 बजे यूट्यूब चैनल की क्लास है, 12 बजे यूट्यूब में जो क्लास है, उसमें सारे मैं यहाँ पर 2 चैप्टर से क्वेश्चन ले आऊंगा। ठीक है, करंट के क्वेश्चन ले आऊंगा, कुछ ये क्वेश्चन ले आऊंगा, तो आप लोग कर लेना 12 बजे यूट्यूब में, या आप लोग कहो 8:45 पे जो मुकाबला होता है उसमें क्वेश्चन ले आऊं, जो आप लोग कहो। थैंक यू बेटा। लेकिन कल यहां पर क्वेश्चन जरूर कर लेना, इससे जुड़ी हुई प्रैक्टिस जरूर कर लेना। हाँ, तो कल मैं बताया 8:45 पे स्पेशल क्लास होगी बेटा, और उसका नाम है, अभी से भी मैं आपके लिए करा रहा हूं, मुकाबला सीरीज। मुकाबला ये किसी और से नहीं, आपका अपने आप से होगा। ठीक 8:45 में स्टार्ट होगा, तो आकर के आप कर लेना। ठीक है, मैं इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आपसे करवा दूंगा, ताकि आपको जीवन में कभी ना भूले। ठीक है, अब बेटा पीएम पे होगा, ये पीएम पर होगा। 12 बजे यूट्यूब चैनल होगा, सुबह 8 बजे ज्योग्राफी क्लास चल रही है, तो आप ज्योग्राफी में भी आ सकते हो। ठीक है, 12 बजे यूट्यूब चैनल पे मैं करंट अफेयर डिस्क्रिप्टिव मोड में पढ़ाऊंगा, वो करंट अफेयर आप मुझसे जरूर पढ़ना, बहुत ही औसम ढंग से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं यहाँ पर हम लोग। ठीक है, सुबह 8 बजे पहले तो आपकी ज्योग्राफी क्लास में, इंडियन ज्योग्राफी। कल वहां पे मैं जनजातियां पढ़ाने वाला हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप में से जो भी स्टूडेंट सुबह 8 बजे ज्योग्राफी क्लास में आना चाहे प्लस में, तो आ सकते हैं। ट्राइब्स पढ़नी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबके लिए कॉमन होगा, बराबर होगा। ट्राइब्स, जनजातियां, हाँ सुबह 8 बजे। और रात में यहां तो मिलेंगे, ये पढ़ेंगे, इसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। प्लीज आप लोग थोड़ा सा ना शांत रहा करो। ठीक है, दिल लगा के पढ़ा करो। कोई यदि परेशान हुआ करे ना, मुझे व्यक्तिगत मेरे नंबर पे कॉल कर लिया करे, मुझे फोन किया करो, मुझसे बताया करो, बड़े भाई की तरीके, जस्ट वैसे ही कि भैया ये समस्या है, मैं बताऊंगा यार इसका ये हाल है, तुम परेशान मत हो। ठीक है, लेकिन परेशान बेचैन मत हो यार। देखो, सफलता पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, और उससे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा।